दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल 10 संजय में। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का अपने YouTube चैनल तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो मैराथन क्लास लेंगे हम पर्यावरण अध्ययन की लेंगे, ईवीएस की पेडागोजी की, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करें और पेपर को स्टैंड कराने की कोशिश करें। आप वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना। बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। देखो, अगर इसको देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण प्लस अध्ययन। इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। और इसको हम स्टडी बोलेंगे। शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, छात्रों को पर्यावरण के बारे में अवगत कराना। लेकिन सबसे पहले मैंने बात यहाँ पर होती है कि पर्यावरण अध्ययन जो है दो शब्दों से मिलकर पर्यावरण प्लस अध्ययन, एनवायरमेंट यानी स्टडी, छात्रों को पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना। लेकिन अब जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो बात करते हैं इसकी नींव की। अब नींव रखने के जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सबसे आई, तो हम बात कर लेंगे 1972 में यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने एक सेमिनार का आयोजन किया। यह मीटिंग लिख लेना। जिसमें बताया कि पर्यावरण का ज्यादा दोहन हो रहा है। उसके बाद दूसरी बात आती है एनसीएफ ने 1975 में पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल करने का सुझाव दिया। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, एनसीएफ 1988 ने पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस को बड़ा किया और उसमें सुझाव दिए, यानी सुधार किए।
उसके बाद एक और आता है दोस्तों एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप से पढ़ाने का सुझाव दिया प्राथमिक स्तर पर। अब समझना, अब देखो नेक्स्ट आता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत रूप से लागू कर दिया। देखो समझना, पहले इसको समझते हैं। पर्यावरण दिन क्या होता है, पर्यावरण प्लस अध्ययन, ये तो आपको पता है। अब मेन बात यहां पर समझना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मैंने पहले लिख दे रहा हूं यहां पर। मैंने 5 पॉइंट लिखे, से कंपलसरी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो पहले वाले को ये पूछेगा, देखेगा सबसे पहले जो पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी की जो ईवीएस की बात हुई थी, तो सबसे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशन एक संस्था थी, उसने एक मीटिंग बुलाई और उसमें बोला कि वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पर्यावरण का दोहन हो रहा है। इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बात यहां से स्टार्ट होती है। और ध्यान रखना कि एनसीएफ कई होते हैं, 1975, 1988, 2000 और 2005, 4 एनसीएफ पढ़ा रहा हूं। अगर वो ये पूछे कि कौन से एनसीएफ के आधार पर सर्वप्रथम पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल करने का सुझाव किसने दिया है, तो आपको बताना है एनसीएफ 1975। यानी एनसीएफ 1975 में पहली मीटिंग हुई जब 1972 को ध्यान में रखकर, तो उन्होंने कहा कि मान लेते चलो ठीक है पर्यावरण अध्ययन का ज़्यादा दोहन हो रहा है, तो हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन को शामिल कर लेते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए सुझाव कर देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये पूछेगा, एनसीएफ 1988 में पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस को बड़ा कर दिया गया और उसमें कुछ सुधार भी किए गए। शामिल यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर उसमें सुधार और बढ़ा दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दोस्तों इंपोर्टेंट है वो ये पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप से, अब एकीकृत कौन सा होता है मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखना है कि किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में शामिल किया गया या एकीकृत के रूप में अपनाया गया, तो आपको बताना एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1988 एनडीएफ, और तो हमें कौन सा बताना है एनसीएफ 2000। अब एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत रूप से लागू कर दिया गया। अब बात यहां पर इधर साफ कर देते हैं, इसको देखते हैं फिर पूरा पढ़ते हैं। अब समझना, देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार अब जो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसको 2 भागों में बांटा गया है। कक्षा 1 और 2 और कक्षा 3 से 5 तक। अब कक्षा 1 और 2 पे जो एक सब्जेक्ट रखे गए वो 2 रखे गए, एक सामाजिक विज्ञान और दूसरा रखा गया है ईवीएस। लेकिन कक्षा 3, 4 और 5 पे कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए, एक रखा गया सामाजिक विज्ञान, दूसरा रखा गया दोस्तों विज्ञान और तीसरा रखा गया दोस्तों ईवीएस। अब समझना,
अगर वो जो हमारा पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 के अनुसार इधर लिखे हैं, तो जो पर्यावरण अध्ययन है इसके आधार पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 तक के लिए लगाया गया। कहां तक ये 3 से 5। अगर वो ये पूछता है कि पर्यावरण अध्ययन यानी प्राथमिक स्तर पर बालक को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाए, तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस। अब ये पढ़ाने के बाद अभी एकीकृत की बात नहीं करते। अब यहां पर अगर वो ये पूछता है कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है वो हमारा कक्षा 1 से 5 तक था। अब 1 से 5 को 2 भागों में बांटा गया, कक्षा 1 से 2 तक और कक्षा 3 से 5 तक। अब कक्षा 1 से 2 तक जो पहले विषय पढ़ाए जा रहे थे वो पहला पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान और दूसरा पढ़ाया जाता है ईवीएस। अब कक्षा 3 और 5 में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस। दोबारा समझे, अगर वो ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला हम बताएंगे कक्षा 1 और से 2 तक, 1 और 2 में कौन कौन से विषय पढ़ाए गए, सामाजिक विज्ञान और ईवीएस। फिर कक्षा 3 से 5 तक कौन कौन से 3 विषय पढ़ाए गए, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस। ये सीटेट की हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विषय रखे जाएं, तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस। क्लियर है। अगर कक्षा 1-2 पे करें तो सामाजिक विज्ञान और ईवीएस, यानी इसको हटा दिया गया। अब यहां पर नींव की बात करें, 1972 में यूएन ने एक सेमिनार बुलाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि पर्यावरण का ज्यादा दोहन हो रहा। उसी की तर्ज पर 1975 में पर्यावरण ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को शामिल का सुझाव दे दिया गया। उसके बाद 1988 में पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस को बड़ा कर दिया गया। अगर देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर वो ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण की पेडागोजी को शामिल करने का सुझाव दिया, शामिल किया था 1975 में। अगर वो पूछता किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को ज्यादा बड़ा और लचीला कर दिया गया, 98 है। किस पर्यावरण या किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत के रूप में शामिल किया गया, एनसीएफ 2000। अब एकीकृत क्या होता है बाद में बताते हैं। अगर वो ये पूछता कि किसके आधार पर, किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत को पर्यावरण में लागू कर दिया गया और उसमें पर्यावरण 3 से 5 तक लागू कर दिया, तो हमें बताना है एनसीएफ 2005। अगर ये पूछे पर्यावरण प्राथमिक स्तर कौन कौन सा होता है, तो कक्षा 1 से 5 तक बांटा गया, जिसको 2 भागों में बांटा, कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 5 तक। कक्षा 1 और 2 में कौन कौन से विषय रखे, सामाजिक विज्ञान और ईवीएस। कक्षा 3 से 5 तक कौन कौन से रखे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस। नोट कर लिया, साफ कर दे, समझ में आ गया पूरा। अब आते हैं एनसीएफ 2000 शुरू से। देखो अगर वो ये कहता है एनसीएफ 2000 के अनुसार, तो देखो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एकीकृत के रूप में अपना गया, जिसका अर्थ सभी विषय अलग अलग रूप में न पढ़ाकर उनको
एक साथ एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाए, जिसका नाम ईवीएस रखा गया। अब एकीकृत का विषय क्या होता है समझना। अब एकीकृत को देखा जाए तो ये होता हमारा सामाजिक विज्ञान, प्लस विज्ञान प्लस ईवीएस। अब इनको जोड़कर और एक विषय बनाया गया, वो था पर्यावरण अध्ययन, जिसको क्या नाम दिया गया, ईवीएस। अगर वो ये पूछे आपसे कि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर एकीकृत कब रूप से किया गया, तो एनसीएफ 2000 के अनुसार। अब एकीकृत में से कौन कौन से होते हैं, क्या हम पहले पढ़ाते थे कि सामाजिक विज्ञान अलग होगा, विज्ञान अलग होगा, ईवीएस अलग होगा, लेकिन जब इन तीनों को जोड़कर पढ़ाया गया उसको एक नाम दिया गया एकीकृत विषय, जो पर्यावरण अध्ययन एकीकृत के नाम से जाना। अगर आपसे ये पूछे एकीकृत विषय कौन से एनसीएफ के अनुसार लाया गया है, तो हमें बताना है एनसीएफ 2000 के अनुसार। अब बात यहां पर आती है एनसीएफ का विकास। अब एनसीएफ का विकास कैसे करेंगे देखेंगे दोस्तों। पहले बात करते हैं 1975 में एनसीएफ ने पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया। दूसरा होगा 1988 में पर्यावरण अध्ययन का विस्तार किया गया। तीसरा होगा दोस्तों 2000 में ने पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत किया। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत के रूप में लागू कर दिया। अब एनसीएफ देखो, मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 2 3 4 एनसीएफ पढ़ाए हैं और चारों एनसीएफ के अलग अलग काम बताए हैं। अब एनसीएफ 2005 का अलग होता है, एनसीएफ 1975 अलग होता है, 90 और 1988 एनसीएफ अलग होता है, एनसीएफ 2000 अलग होता है। अब समझना, अगर वो ये पूछेगा किस एनसीएफ के आधार पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को शामिल किया गया, तो एनसीएफ 1975 है। किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम में विस्तार किया गया है, तो 1988 है। किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण को एकीकृत के रूप में शामिल किया गया है, एनसीएफ 2000 में। और इन सबको किस एनसीएफ के आधार पर लागू कर दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब एनसीएफ 2005 क्या होता है इधर देखेंगे।
एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होता है, देखो। अब एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो प्रोफेसर यशपाल है। अब इसकी नींव भी रखी गई है, नींव रखी गई है सभ्यता एवं प्रगति जो निबंध है। अब ये दोस्तों जो निबंध है ये टैगोर का माना जाता है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने को कहा है। दूसरों उन्होंने ये कहा है, एनसीएफ 2005 ने छात्रों को एक स्वयं खोजकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को छात्रों के लिए कौशल प्लस समेकित ज्ञान प्लस भाषा और गणित के माध्यम से सीखने पर बल देता है। एक और है एनसीएफ 2005 छात्रों को पर्यावरण का अध्ययन उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाने पर बल देता है। एक और आता है एनसीएफ 2005 छात्रों को पर्यावरण अध्ययन में हस्तपरक का अनुभव
या क्रिया करने पर बल देता है। समझना, बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा है और कंपल्सरी मिलेगा। देखो ये वाला जो मैंने पढ़ा है इसको तो याद ही कर लेना है। एक ये वाला है, ये वाला और ये वाला है, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो ये पूछेगा एनसीएफ 2000 के अनुसार पर्यावरण को एकीकृत के रूप में शामिल किया गया, और एकीकृत क्या होता है इसको समझना थोड़ा। हमारे पर्यावरण अध्ययन में ये वाले विषय आते हैं, एक आता है सामाजिक विज्ञान, एक आता है विज्ञान, और एक आता है ईवीएस। अगर इन विषयों को 2000 से पहले अलग अलग पढ़ाया जा रहा था, जब एनसीएफ 2000 आया तो इन्होंने ये कहा था हम कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन नहीं लेके आ रहे हैं, हम कक्षा 3 और 5 के लिए लेके आ रहे हैं, यानी कक्षा 3, 4 और 5 के लिए। और इन 3, 4 और 5 के लिए हम पर्यावरण को अलग अलग विषय में न पढ़ाकर एक ही विषय में एकीकृत रूप से पढ़ाया जाए, उसको नाम इन्होंने दे दिया एकीकृत विषय। अब वो ये पूछिए एकीकृत विषय कौन से, कि ऐसी विषय या ऐसी पुस्तक जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस तीनों को जोड़कर पढ़ाया जाए और उसका नाम रखा जाए एनवायरमेंटल स्टडी, यानी पर्यावरण अध्ययन किया जाए, उसको हम एकीकृत विषय कहते हैं। एकीकृत विषय पर बल 2000 ने दिया, ये वाली बात सही है। अब एनसीएफ के विकास की बात करते हैं। एनसीएफ के जो विकास है दोस्तों मैं 4 पढ़ा रहा हूँ, और चारों के अलग अलग कार्य, और चारों के अलग अलग कार्य से आपको पूछेगा। अगर वो ये पूछता है कि किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम या प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया, तो हमें बताना 1975 के एनसीएफ के आधार पर। क्लियर है। दूसरा ये पूछे कि किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को ब्रॉड किया गया या अध्ययन या विस्तार किया गया, तो हमें बताना एनसीएफ 1988 के भी। अगर वो ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में शामिल किया गया, तो हमें बताना एनसीएफ 2000 के आधार पर। अगर ये पूछे एनसीएफ 2000 जो एकीकृत रूप से लाया गया था उसको लागू कब किया गया है, तो हमें बताना है एनसीएफ 2000। देखो एक बात तो समझना, पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन में से जो मैं पहले 3 एनसीएफ पढ़ाए 1975, 1988 और 2000, इन तीनों का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही टारगेट बना के पूछेगा कि शामिल किसने किया है, ब्रॉड एरिया किसने किया है और एकीकृत। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा वो किससे होगा, हमारा एनसीएफ 2005 से होगा, कि छात्रों को खोजकर्ता बनाना, स्व अनुभव देना और नन्ना वैज्ञानिक बनाना, जो कुछ भी होगा। लेकिन ये भी देख लेना, मैंने यहाँ पर कई विषय लिखे हैं। एक तो ये लिखा है छात्रों के लिए कौशल, समेकित ज्ञान, भाषा और गणित। अब बात यहां पर ये आएगी कि भाई प्राथमिक स्तर पर्यावरण में तुम गणित सिखाएंगे नहीं, लेकिन एनसीएफ 2005 ने गणित कैसे होता है कि मान लीजिए आप पर्यावरण में जा रहे हैं, पर्यावरण आपने 100 पौधे लगाए, 100 में से 50 पौधे उपज कर अच्छे हो गए, 50 पौधे बिल्कुल मुरझा गए, मर गए। तो ये जो 50 100 हो रही है, कौन सिखा रहा, हमारा गणित सिखा रहा है। यानी भाषा जो हम के कोई बंदा किसी पेड़ को तोड़ रहा है या उखाड़ रहा है, उससे जो हम बात करें, समेकित ज्ञान कि जब पौधा या पेड़ या फल जो भी होगा वो पूरा ज्ञान होगा। जब ये आप में हो जाएगा तो एक कौशल का विकास हो जाएगा। ये सब कौन कौन कर रहा है, देखो क्या अंदर रखना। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन छात्रों को एक तो ये वाला दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना है, कभी भी हमें पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाना, कुछ भी नहीं। दूसरा एनसीएफ 2005 से छात्रों को एक क्या माना है, स्वयं खोजकर्ता। और स्वयं खोजकर्ता फ्रोवेल ने बिल्कुल उनको छोड़ दिया था, जीन पैज ने बोल दिया स्वयं छोड़ दो फ्री, जो अच्छा वो पढ़ लेगा। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन को छात्रों के लिए कौशल, समेकित भाषा और गणित के माध्यम से सीखने पर बल देता। लेकिन इधर देखें एनसीएफ 2005 छात्रों को पर्यावरण का अध्ययन उसके किससे जीवन से जोड़कर सिखा रहा है, वास्तविक जीवन से जोड़कर जो सिखाएगा वो ज्यादा होगा। एनसीएफ 2005 छात्रों को पर्यावरण अध्ययन कौन से अनुभव दे रहा है, हस्तपरक अनुभव दे रहा है। यानी फिर दोबारा समझे, एनसीएफ 4 पढ़ाए, 4 में से पहले जो 3 है उनका पर्टिकुलर एक ही कार्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बल दिया जा रहा है वो एनसीएफ 2005 पे दिया जा रहा है। अगर ये पूछे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। इसकी नियुक्ति कब की गई, तो सभ्यता प्रगति का एक निबंध है जो किसका है, टैगोर का। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप लिख लेना मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा को, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अब यह पूछेगा बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है दोस्तों, तो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक 2 हैं। अगर आपसे यह पूछे विश्व में कौन है, तो हमें लगाने जॉन डेवी। अगर दोस्तों आपसे यह पूछे भारत में कौन है,
तो हमें लगाने गिज्जू आज। एनशिप चारों समझ में आ गए, क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, क्लियर है, साफ कर दें। हाथों के द्वारा जो करके सीखने पे बल देता है। अब आती है दोस्तों दूसरी हेडिंग, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। अब सिद्धांत में देखो क्या समझते हैं हम। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पटअप कर रहा है वो, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा दोस्तों वो रख रहा है छात्रों में सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास करना। एक और पूछ रहा है छात्रों में सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना। नेक्स्ट पूछ रहा है लास्ट वाला, छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। अब बात यहां पर ये आती है कि एनसीएफ के सिद्धांत कौन से, तो आपको पहले दो याद करने हैं, यानी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, छात्रों में सृजनात्मक कल्पनाशीलता का विकास करना, छात्रों में सामाजिक और प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना, और छात्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। एनसीएफ 2005 ने ये बोला था कि जब हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे तो इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, और इसमें से जो मैंने पहले 2 लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य, मुख्य सिद्धांत है, इन दोनों में से एक आएगा और बाकी 3 अपोजिट आएंगे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एनसीएफ 2005 के 5E सिद्धांत सूत्र। अब ये जो 5E सूत्र ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पहला देखेंगे हम, पहला है एंगेज, दूसरा है एक्सप्लोर, तीसरा है इलेबोरेट,
नेक्स्ट है एक्सप्लेन और लास्ट में है इवेल्युएट। अब पहले वाले का अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका अर्थ होता है व्यस्तता। अगर दूसरे वाले का दोस्तों देखा जाए तो इसका होता है खोज। तीसरे वाले का अगर देखा जाए दोस्तों तो होता है परिष्कृत यानी संशोधन करना। चौथे वाले का अगर देखा जाए दोस्तों तो उसका होता है व्याख्या करना। और लास्ट वाले का दोस्तों होता है मूल्यांकन। अब इसका क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहा है कि मान लीजिए इसमें से उसने कोई एक एग्जांपल बना के दिया कि जब एक एक अध्यापक अपने छात्रों को पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाता है और वहां पर उनको खोजने के अवसर देता है और कुछ न कुछ पूछने के अवसर देता है, तो निम्नलिखित में से 5E के अंतर्गत वो कौन सा दे रहा है? तो इसमें से दो ऑप्शन बनाएगा। अगर मैं उन छात्रों को छोड़ दे रहा हूं और वो अपने तरीके से सीख रहे तो खोज करेंगे, और जब वो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो मूल्यांकन करेंगे। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एक छात्र किसी कार्य को करने में व्यस्त है तो कौन सा आएगा? व्यस्तता। अगर वो कुछ खोज रहा है नहीं तो खोज में। अगर वो ये करा कर सर इसका एग्जाम्पल या ये वाली वस्तु ऐसे न होकर ऐसे होती तो परिष्कृत मीन्स होता संशोधन करना। आप इसको भी लिख लेना, संशोधन। अब एक्सप्लेन, अगर वो ये देख रहा अपने पर्यावरण में कि सब ये वाला पेड़ है ये ऐसे न होके ऐसे होता और इसके ऐसे ऐसे चीजें होती है, तो व्याख्या कर रहा है और वो ये बता रहा है कि साहब मैंने ये वाली चीज खोजी और इसमें से ये मुझे देखने को मिला है, वो क्या कर रहा है? हमारा मूल्यांकन। अब क्वेश्चन है कि ये भी पुटअप कर सकता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन में 5E का कौन सा सूत्र कौन सा तत्व नहीं है, तो यहां से 3 लेगा और एक अपोजिट लेगा। इन 5E में से जो अलग है वो लगाना। अब आते हैं इसके पहलू। – 2005 के पहलू। अब एनसीएफ 2005 के पहलू में सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे मनोविज्ञान के। मनोविज्ञान में कितने होते हैं? 5। पहला होता परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, स्कूल व कक्षा की अवस्थाएं, कक्षा का वातावरण और लास्ट में आएगा व्यवस्थागत सुधार। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पुटअप करेगा दोस्तों वो ईवीएस के पहलू यानी पर्यावरण के पहलू। तो यहां पर कितने हमारे 6 हैं। पहला आएगा परिवार एवं मित्र, दूसरा आएगा भोजन, तीसरा आएगा आवास, नेक्स्ट आएगा जल, नेक्स्ट आएगा यात्रा और नेक्स्ट आएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं।
लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन भी पुटअप हो रहा है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये पुटअप हो रहा है कि एनसीएफ जो 2000 है उसको एकीकृत के रूप में किन पहलुओं को ध्यान में रखकर लेके आया है। तो आपको ये लिखना है इन पहलुओं को ध्यान में रखकर एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का सुझाव दिया। देखो, अब एकीकृत में से मैंने आपको वो बताया था कि एक तो सामाजिक विज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है और एक ईवीएस होता है। अब इन 6 पहलुओं के अंतर्गत तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो जल आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान की बात करें यात्रा आ जाएगा, भोजन उसमें आ जाएगा, परिवार मित्र उसके नीचे आ जाएगा, और इसके हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये ईवीएस में जो कुछ भी आ जाएगी पूरा। यानी एनसीएफ में मैंने आपको जो एकीकृत विषय है उसमें मैंने 3 सब्जेक्ट बताए थे। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से बताए थे? एक बताया था सामाजिक विज्ञान, एक बताया था विज्ञान और एक बताया था ईवीएस। अब ये तीनों सब्जेक्ट इन 6 पहलुओं को ध्यान में रखकर हुए। अगर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछे एनसीएफ 2000 ने एकीकृत विषय को पढ़ाने के लिए कौन से पहलुओं को ध्यान में रखा है, तो इन 6 पहलुओं का। अब एक और आता है क्वेश्चन इनका, नेक्स्ट हेडिंग, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न संकेतक दिए। अब निम्न संकेतक कौन कौन से दिए वो देखेंगे हम। पहला, अवलोकन या रिपोर्ट, दूसरा अभिव्यक्ति, वर्गीकरण, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, विश्लेषण करना, भागीदारी, सहभागिता,
न्याय और समानता के प्रति सरोकार, और लास्ट में आएगा हमारा प्रयोग करना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, चार, 10। अगर आपसे ये पूछे कितने संकेतक दिए तो हमें कितने बताने हैं? 10 बताने। ये कितने पहलू हमारे? 6। ये कितने पहलू हमारे? 5। और इसके सिद्धांत कितने हमारे? 5। 5E सूत्र मतलब ये 5 है हमारे, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। अब इतना जो मैंने लिखा है पहले इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है। एनसीएफ 2005 के पहले इन 2 को याद कर लेना, बाकी 3 तो हमारे चलते चलते हैं। 5E सूत्र कौन कौन से? एंगेज है, एक्सप्लोर है, एलोबरेट है, एक्सप्लेन और इवैल्यूएट है। इधर आते हैं एनसीएफ के पहलू कौन कौन से? तो मनोविज्ञान में पूछे तो 5 है। परप्रेक्ष, सीखना और ज्ञान, स्कूल तथा कक्षा की व्यवस्था, स्कूल तथा कक्षा का वातावरण और व्यवस्था का सुधार। अगर पर्यावरण अध्ययन पूछे तो 6, परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इस वाले पहलू में छात्रों को परिवार और मित्र के बारे में जानकारी दी जाती है, इसमें भोजन के बारे में, इसमें आवास के बारे में, इसमें जल के बारे में, इसमें यात्रा के बारे में, इसमें हम चीजें कैसे बनाते हैं। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब एक अध्यापक अपने छात्रों को भारत में बनी हुई इमारतों और बिल्डिंगों के बारे में अवगत कराना चाहता है तो एनसीएफ के किस पहलू के अंतर्गत आएगा? भारत में बनी इमारतें और बिल्डिंगों के बारे में किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरण के पहलू के किस पहलू के अंतर्गत पूछेगा? आवास ही आएगा। लॉक कर दें। आवास कितने प्रकार के हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय अपने छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता है तो एनसीएफ के किस पहलू के अंतर्गत आएगा? ऐतिहासिक यात्रा। देखो समझना, यहां पर ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में है। आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सिर्फ एक में होगा, ऐतिहासिक संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो ज्ञान देगा वो क्या होगा? क्योंकि यात्रा पहलू के अंतर्गत भारत में आए विभिन्न यात्रियों की यात्राओं से वर्णन कराया जाता है, वो क्या कहलाता है? आवास के अंतर्गत विभिन्न इमारतें, बिल्डिंगों के। बाकी आप इनको परिवार मित्र को समझ लोगे, भोजन को समझ लोगे, जल को समझ लोगे, और हम चीजें कैसे बनाते हैं के अंतर्गत कौन सा ज्ञान आएगा? तो एक तो वैज्ञानिक आएगा और दूसरा कौन सा आएगा? तकनीकी ज्ञान। अब यहां पर अगर ये हम पूछते हैं कि हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये लिखा है, ये 5E के किसके अंतर्गत आएगा? दोबारा समझे, पर्यावरण के हम चीजें कैसे बनाते हैं पहलू के अंतर्गत 5E में से कौन सा पहलू आएगा? व्यस्तता, खोज, पुरस्कृत करना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना। कौन सा आएगा? खोज बल। क्योंकि यहां पर भी एक छात्र कौन सा ज्ञान अर्जित करना चाह रहा है? वैज्ञानिक। और एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पर आपको ये वाला शब्द दिखाई दे रहा है तो उसको कौन सी उपाधि दी जाती है? कि नन्ना वैज्ञानिक, नन्ना शोधकर्ता और नन्ना खोज करता। अब ये पूछिए, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए मूल्यांकन है तो कितने संकेतक दिए हैं? तो हमें बताने हैं। अब ये 10 संकेतक में से 3 लेगा, 1 अपोजिट ले रहा है, 1 लेगा, 3 अपोजिट लेना है। तो पहला अवलोकन, रिपोर्ट करना, अभिव्यक्ति, वर्गीकरण, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, विश्लेषण करना, भागीदारी, सहभागिता, न्याय, समानता के प्रति सरोकार और प्रयोग करना। नोट कर लिया? साफ कर दे? पूरा समझ में आया? अब आता है
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य। सबसे पहला लिखेंगे दोस्तों, और ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहले लिखेंगे पर्यावरण अध्ययन छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, दूसरा लिखेंगे पर्यावरण छात्रों को खोजने के विविध अवसर प्रदान करे। पर्यावरण अध्ययन एक बालक के आसपास के वातावरण के संबंधित हो, पर्यावरण अध्ययन छात्र के दैनिक जीवन से संबंधित हो, पर्यावरण शिक्षण स्थानीय से वैश्विक की ओर हो, जिसका अर्थ घर के आसपास से शुरू होकर विश्व स्तर पर चला जाए। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण अध्ययन छात्रों की क्रियाकलाप पर बल दे,
पर्यावरण अध्ययन में छात्रों के हस्तपरक अनुभव को शामिल करना चाहिए। इधर देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कार्य प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट पूछेगा आपसे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का सीखना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट होगा प्राथमिक स्तर पर पाठ्य वस्तु व्याख्या मुद्दे रचनाएं सम्मेलन आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। समझना, अब हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की बात करेंगे तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बस हमें ये समझना है कि बालक कहना क्या चाह रहा है। अब हम पहले देखा हमने पर्यावरण छात्रों को वास्तविक जीवन से, देखो वास्तविक जीवन, खोजने के विविध अवसर, दैनिक जीवन, एक स्थानीय से वैश्विक और हस्तपरक अनुभव। इधर आएंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और स्वाभाविक रूप से। अब अगर उसने ये बात बोली है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तो एक तो छात्रों के वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये वाला शब्द दैनिक वाला कहीं पर भी मिले, राइट आंसर वही लगाना। अगर वो पूछे कि पर्यावरण में छात्रों को किससे संबंधित होना चाहिए, तो वास्तविक जीवन से संबंधित होना है, यानी जब भी हम उसे कुछ सिखाएं उसे जीवन से जोड़कर सिखाएं। दूसरा, पर्यावरण छात्रों को खोजने के विविध अवसर देना चाहिए, यानी उसे फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि बालकन शिक्षा पर बल दे रहे हैं। इधर मैंने लिखा भी है कौन सी शिक्षा पर बल दे रहे हैं, बालकन शिक्षा पर बल दे रहे हैं। और बालकन शिक्षा एक छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने पर बल देती है, वो खोजने के विविध अवसर देती है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, जब भी पर्यावरण हो सबसे पहले हम एक बालक के आसपास का जो माहौल है, यानी उसके घर का आसपास का जो वातावरण है, उसको ध्यान में रखकर हम शुरू करेंगे।
फिर उसके पर्यावरण से स्थानीय, जो मैंने स्थानीय का मतलब ये होता है कि स्थानीय मतलब जिस जगह पर वो रह रहा है वहां से शुरू होकर फिर धीरे विश्व लेवल पर ले जाया जाए। यानी अगर एक पर्यावरण के बारे में हम एक बालक को सिखा रहे हैं तो पहले उसके आसपास के जो भी पर्यावरण से संबंधित वस्तु है, भौतिक वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु है, पहले उनके बारे में उसको सिखाओ, फिर विश्व लेवल पर जाओ। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पर्यावरण शिक्षण स्थानीय से वैश्व की ओर हो, ना कि वैश्व से स्थानीय। स्थानीय में होता शुरू जहां पर वो रह रहा है, वैश्व विश्व की लेवल। पर्यावरण अध्ययन छात्रों को क्रियाकलाप पर बल दे, यानी जो भी छात्र गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उस पर बल देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में छात्रों के हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक मीन्स होता हाथों के द्वारा किया गया कार्य करके सीखने पर बल देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कर प्रत्यक्ष से, अगर आपसे यह पूछे कि किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। पहले हम बच्चे को पर्यावरण की वस्तु दिखाएंगे, फिर उन वस्तुओं को दिखा के फिर हटा लेंगे, फिर उनके बारे में कल्पना करना सिखाएंगे। फिर उसके बाद आएगा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होना चाहिए। फिर दूसरा आएगा प्राथमिक स्तर बच्चों का सीखना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य बात ये होती है कि प्राथमिक स्तर पर ना तो हमें पाठ्य वस्तु लगानी है, ना व्याख्या लगानी है, ना मुद्दे लगाने, ना स्थानीय रचना लगानी है, ना सम्मेलन लगानी। इनको हमें कभी शामिल करना ही नहीं है बालकों को पर्यावरण सिखाने के लिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? साफ कर दें। अब आते पर्यावरण के शिक्षण सूत्र। अगर वो शिक्षण सूत्र के जनक पूछे तो आपको बताने हर्बर्ट स्पेंसर। अब पर्यावरण शिक्षण सूत्र होते कौन कौन से, बस इसको समझना। देखो पहला लिखेंगे हम सरल से जटिल की ओर, दूसरा लिखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। अमूर्त की ओर। नेक्स्ट लिखेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट लिखेंगे नियम से उदाहरण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। अनुभव से तर्क की ओर।
संश्लेषण से विश्लेषण कितनों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद आता है छूट रहा कोई सरल से जटिल, ज्ञात से ज्ञात, मूर्त से मूर्त, प्रत्यक्ष से नियम से उदाहरण, अंश से पूर्ण, सूक्ष्म से स्थूल। छूट रहा कोई? अब इनके अपोजिट भी लिख लेते हैं थोड़ा। एक होगा जटिल से सरल की ओर, दूसरा आएगा दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर, तीसरा आएगा दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर, नेक्स्ट आएगा उदाहरण से नियम की ओर, नेक्स्ट आएगा पूर्ण से अंश की ओर, नेक्स्ट पूछेगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नेक्स्ट पूछेगा तर्क से अनुभव की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझना। अब एक और चीज बताते हैं, इसको छोड़कर सभी प्राइमरी स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। अब वो इस वाले को किस पे कर रहा है दोस्तों? तो ये वाला होता है उच्च स्तर पर। इधर आते हैं, इस वाले को छोड़कर सभी उच्च स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। ये वाला किस पे किया जाएगा? प्राइमरी स्तर पर। अब समझना एक चीज और पहले मैं बता दे रहा हूं, देखो उसके बाद नोट डाल के लिख लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन वो बनाएगा, कौन सा
शिक्षण सूत्र नहीं है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला होगा ज्ञात से, अज्ञात की ओर। दूसरा होगा मूर्त से, अमूर्त की ओर। तीसरा होगा सरल से, और लास्ट में होगा अप्रत्यक्ष से। एक और क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, वो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक बताते हैं हम, नियम से उदाहरण की ओर, जटिल से सरल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और लास्ट में लिखेंगे तर्क से। समझना। अब थोड़ा और बाद में समझाते, पहले ये देख लेते कौन सा शिक्षण जो किस सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मान लेते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये वाला जो है दोस्तों, ये पर्यावरण अध्ययन के लिए होगा। अगर हम ये वाली बात करें नियम से उदाहरण या सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो ये वाला जो दोस्तों फॉर्मूला है, ये है दोस्तों लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज में कौन सा आता है? पहले हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। ये वाला जो फॉर्मूला अनुभव से तर्क की ओर दोस्तों, ये साइकोलॉजी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वाला जो फॉर्मूला ज्ञात से अज्ञात के लिए, ये दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से नियम की ओर जो फॉर्मूला दोस्तों, वो मैथ के लिए प्रयोग किया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला जो होता है, एक तो सामाजिक विज्ञान और दूसरा विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों वो ये कहता है कि सरल से जटिल की ओर वाला फॉर्मूला किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्येक विषय की रूपरेखा बनाने के लिए। मूर्त से अमूर्त भी हम पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। अंश से पूर्ण की ओर जो होता है दोस्तों, इसको भी लैंग्वेज में लिख लेना, जो सूक्ष्म और ये वाला ऐसे करना है। नियम से उदाहरण ये हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है,
ये शारीरिक विकास को मानसिक विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। अब समझो, मान लेते हैं वो ये पूछता है कि शिक्षण सूत्र के जनक कौन है, तो हमें बताने हर्बर्ट स्पेंसर। अब आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं है जो शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता नहीं है, हर कोई शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। बस समझना क्या है कि कुछ शिक्षण सूत्र मैंने इधर लिखे, उनके अपोजिट इधर लिख लिए हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन पुटअप ये करेगा कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो 4 ऑप्शन है। फिर दूसरा क्वेश्चन में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं, फिर 4 ऑप्शन है। अगर हम इस वाले की राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो ये वाला है, इसका सही आंसर ये है। अगर हम इस वाले की बात करें कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है, तो इसमें से हमारा पहला वाला है। अब इन दोनों को समझना कैसे, देखो मैं फिर भी बता रहा हूं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो शिक्षण सूत्र कहलाता नहीं, हर कोई शिक्षण सूत्र कहलाता है। समझना क्या है कि जब हम इस वाले में देखेंगे तो ये 3 इधर से चल रहे हैं, जबकि ये चौथा वाला इधर की तरफ चल रहा है। अब ये जो 3 लिए गए वो इधर से लिए गए, और ये चौथा वाला किधर से लिया गया, इधर से लिया गया। अब इसको देखेंगे तो ये जो 3 है दोस्तों वो इधर से चल रहे हैं, और ये वाला किधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है। अब ये जो 3 लिए गए वो इधर से लिए गए, और ये एक वाला वो इधर से लिया गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन शुरू से एंड की ओर या एंड से शुरू की ओर चल रहे होंगे, और एक ऑप्शन शुरू से एंड की ओर या एंड से शुरू की ओर चल रहा होगा। यानी हमें इतना ध्यान रखना है, निम्न से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो ज्ञात से अज्ञात है, शुरू से एंड है, मूर्त से अमूर्त शुरू से एंड है, सरल से जड़ शुरू से एंड है, लेकिन अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर वो एंड से शुरू की ओर चल रहा है, तो ये वाला इनसे अपोजिट है। बात यहाँ पर है। अगर हम इसकी बात करें इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो नियम से उदाहरण की ओर शुरू से एंड की ओर चल रहा है, लेकिन जटिल से शुरू की ओर सरल की ओर इधर चल रहा है, विश्लेषण से इधर चल रहा है, और तर्क से अनुभव की ओर किधर चल रहा है, ये चल रहा है। अब ये बात क्लियर होगी। अब बात यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि शिक्षण सूत्र को लाने का मेन उद्देश्य क्या था, तो हमें इतना ध्यान रखना कि अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए और छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर जिन सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। आपसे पूछे इसके जनक कौन है, तो हमें हर्बर्ट स्पेंसर बताने। अब बात यहाँ पर आती है कि सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। इनके अपोजिट मैंने इधर लिख दिए जल। अब बात यहाँ पर आती है कि इधर से उदाहरण से नियम की ओर को छोड़कर, उदाहरण से नियम की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, प्राइमरी के लिए। बाकी सारे किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, लेकिन इधर आएंगे तो नियम से उदाहरण की ओर को छोड़कर, नियम से उदाहरण किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, उच्च के। बाकी सारे किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, प्राथमिक स्तर के लिए प्रयोग किया। दोबारा समझे, अगर उसने क्वेश्चन पुटअप किया है कि नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र को किस लेवल पर रखा जाए, तो हमें रखना सेकंड लेवल पर रखना है, यानी उच्च स्तर पर। अगर वो इधर से पूछे कि उदाहरण से नियम की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो किस लेवल पर रखा जाएगा, तो प्राथमिक स्तर पर रखा जाएगा। और किस सब्जेक्ट के लिए रखा जाएगा, तो हमने रखा है मैथ के लिए, क्योंकि मैथ जो होता है शुरू से पहले दोस्तों उसके जीवन से संबंध जोड़कर सिखाया जाता है, जो अनुभवों से संबंध उदाहरण दिया जाता है। अब देखो वो क्वेश्चन ये पूछता है कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो प्रत्येक विषय की जो रूपरेखा बनाते हैं। मान लेते मैं आपको पढ़ाने कुछ है सब्जेक्ट, तो पहले मैं आपको सरल सरल पढ़ाऊंगा कि पहले हार्ड पढ़ाऊंगा, तो पहले सरल सरल पढ़ाऊंगा। तो जो शिक्षण सूत्र हमारा सरल से जटिल की ओर होता है वो शिक्षण सूत्र प्रत्येक विषय की रूपरेखा बनाने के लिए होता है। मान लेते पहले थोड़े सरल, फिर थोड़ा सरल, फिर ज्यादा हार्ड, फिर थोड़े हार्ड, फिर ऐसे करते हैं। अगर आपसे ये पूछे ज्ञात से अज्ञात की ओर इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किसके लिए करते, तो माइक्रो टीचिंग के लिए करते हैं। कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल पूछते हैं। डायरेक्ट जाके पहले ये नहीं पढ़ा सकते, पहले जो टॉपिक हम पढ़ाने आए हैं पहले उस टॉपिक के बारे में छात्र कुछ जानते या नहीं, पहले वो हमें ज्ञात करना है, फिर उसके बाद हमें अज्ञात की ओर लेके जाना है। अगर आपसे ये पूछे, देखो मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। मूर्त मीन्स दिखाई देना, प्रत्यक्ष मीन्स दिखाई देना। अगर हम पर्यावरण उनको पढ़ा रहे हैं तो पहले हम दिखा तो दें पर्यावरण के बारे में कि ये चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर पर्यावरण को हटा लेंगे, फिर उसके बाद उसे पूछेंगे।
उसके बाद अंश से पूर्ण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल। अंश मीन्स छोटा, सूक्ष्म मीन्स छोटा। यानी ये दोनों शिक्षण सूत्र लैंग्वेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, अंग्रेजी के लिए। अब मान लेते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल, क्योंकि जब एक बालक को हम कुछ सिखाते हैं तो पहले उसे डॉट रखना सिखाते हैं ऐसे। जब वो इनको रखना सीख जाता है फिर उनको ऐसे मिलाना सिखाते हैं, फिर उसे जोड़ना। तो हमारा सूक्ष्म से स्थूल की, अंश से पूर्ण की ओर पूछे तो लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज के लिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, कोई की भी लैंग्वेज के लिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है, हमारा जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है उसके लिए हम बच्चों को सिखाने के लिए करते हैं। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर क्या होता है कि जब एक बालक को हम जोड़ना सिखाएं या तोड़ना सिखाएं। अनुभव से तर्क की ओर क्या होता है, साइकोलॉजी के लिए किया जाता है, क्योंकि जब आप किसी में, जब तक आप में अनुभव नहीं होगा तब तक हम तर्क ही नहीं कर सकते। यानी जब तक हमें कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस ना हो तब तक उस वाले सब्जेक्ट में हम बहस कर ही नहीं सकते। इधर आती, अब ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको छोड़कर उच्च स्तर पर होते उदाहरण से नियम की ओर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मैथ के लिए। अब बात ये पूछे कि निम्न में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो 3 एक साइड में चलेंगे और एक साइड में चलेगा। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो 3 एक साइड में चलेंगे, एक साइड में चलेगा। क्लियर है, पूरा क्लियर हो गया, साफ कर दें। अब आता है दोस्तों पर्यावरण का मूल्यांकन हेडिंग। अब पर्यावरण के मूल्यांकन में दोस्तों हम कौन कौन से पढ़ेंगे, निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन दोस्तों। दूसरा वाला दोस्तों हम पढ़ेंगे संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों उपचारात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट आएगा दोस्तों सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट आएगा दोस्तों सीखने का आकलन। और लास्ट में आएगा दोस्तों सीखने के रूप में आकलन। समझना, पहला वाला पढ़ते हैं हम।
देखो, निर्माणात्मक मूल्यांकन वह होता है जो शिक्षण कार्य करते समय क्लास में ही बीच में किया जाता है, जिसके द्वारा एक छात्र के व्यवहार में संशोधन होता है। जैसे देखेंगे इसका वीकली टेस्ट, वाद विवाद और दत्त कार्य, और यूनिट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करें दोस्तों, संकलनात्मक मूल्यांकन सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है, जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड, उपलब्धि, पास और फेल किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन में समस्याओं या कारणों का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक मूल्यांकन में समस्याओं का पता लगाकर दूर किया जाता है। सीखने के लिए आकलन किसी कार्य के बीच बीच में किया जाता है। सीखने का आकलन किसी कार्य के समाप्त होने के बाद
किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने के रूप में आकलन एक छात्र या व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने के बाद स्वयं किया जाता है। समझे, ये पर्यावरण का मूल्यांकन 100% मिल जाएंगे क्या? 2 क्वेश्चन तो आ जाएंगे आराम से यहां से। अब समझना क्या होता है कि पर्यावरण का मूल्यांकन होता कौन कौन सा है। तो पहला हम पढ़ेंगे निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा संकलनात्मक योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक उपचारात्मक, सीखने के लिए, सीखने को सीखने के रूप में आकलन। समझो, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि मान लीजिए कोई अध्यापक किसी क्लास को करा रहा है और बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वीकली टेस्ट, वाद विवाद, दत्त कार्य, यूनिट टेस्ट, यानी जब किसी कार्य को करते समय बीच में ही पता लगा लें, क्लास चलते समय मैं आपसे क्लास चलो बीच में पूछ लूँ को वो क्या थे, उसका आंसर क्या है, वो कौन सा मूल्यांकन होता है। और यहाँ पर एक व्यवहार संशोधन किया जाता है एक छात्र का, वो कौन सा हमारा मूल्यांकन कहलाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन संकलनात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है दोस्तों? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा मूल्यांकन जो सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाए, जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि, पास और फेल किया जाए, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? हमारा संकलन। यानी ऐसा मूल्यांकन जिसमें एक छात्र को पास और फेल की उपाधि दी जाए और वो सरकार द्वारा किया जाए। जैसे सेमेस्टर होता है, वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, छमाही परीक्षा होती है। ऐसी परीक्षा जो सरकार द्वारा की जा रही है, जैसे टेट हो रहा है, सी टेट हो रहा है, सुपर टेट हो रहा है, रीट हो रहा है, DSSS, KVS, वो सरकार द्वारा किया तो वो कौन सा होता है? संकलन। निदानात्मक मूल्यांकन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि समस्याओं या कारणों का पता लगाना, बाकी हमें और कुछ नहीं करना। जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय अपनी क्लास में किसी छात्र की कमजोरी या समस्याओं का पता लगाता, कौन सा करते हैं? निदानात्मक। उपचारात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? पता लगाकर उनको दूर करते हैं। जब एक अध्यापक किसी छात्र, किसी व्यक्ति की समस्या का पता लगाएगा तो निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेगा, जब उनको दूर करेगा तो उपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग होगा। सीखने के लिए आकलन क्या होगा? बीच बीच में किसी कार्य को करते हैं। जब इसका एग्जांपल ये पूछा जाता है ना कि बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में ही चख रहा है, जब किसी कार्य को करते समय बीच में ही उस कार्य को हम देख लें कि कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कौन सा? सीखने के लिए। जब सीखने का किसी कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद में चेक करें, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक कराया जाए, वो सीखने का आकलन कहलाता है। लेकिन सीखने के रूप में आकलन क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद स्वयं, मान लेते आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आप उसे आंख बंद करके दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अपने मन में, वो कौन सा? सीखने के रूप में आकलन। यानी आपने 10 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ने के बाद आंखें बंद की और मौन वाचन जो, फिर उसको रिवाइज किया कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद आ रहा है या नहीं, वो कौन सा होगा हमारा? यानी जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद स्वयं के द्वारा आकलन किया जाता, कौन सा? सीखने के रूप में। कार्य समाप्त करने के बाद सीखने का, कार्य के बीच में सीखने के लिए, समस्या का पता लगाकर दूर करने के लिए उपचार, समस्या का पता लगाने के लिए निदानात्मक, रैंक, ग्रेड, पास, फेल सरकार और सत्ता द्वारा किया जाए संकलनात्मक, और जब बीच बीच में कार्य हो वो कौन सा कहलाता है? हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये था दोस्तों EVS की पेडागोजी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। KVS की भी पेडागोजी स्टार्ट कर दी, उसमें एक वीडियो शूट कर दी, आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज जो मैंने पूरी वीडियो शूट की है वो EVS की पेडागोजी की 15 नंबर की शूट की है। मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम आपको इसमें से 13 से 14 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। वीडियो बड़ी सरल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।